चलो भैया शुरू करते हैं आज के हम लोग क्लास। के हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होंगे, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। और स्वागत है आप सबका एक नए सुहाने हसीन सफर में। मैं हिमांशु यादव आप सबके साथ जुड़ूंगा। और क्या ही बताऊं, और तो सब आपको पता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डाउट सेशन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डाउट की। तो चलो भैया डाउट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो सबसे पहले डाउट पूछ लीजिएगा। कल तक की क्लास में अगर आपके ज्यादा डाउट है तो हम आज की क्लास को कंटिन्यू नहीं करके आपके डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आपके डाउट्स नहीं है तो हम अपने कंटेंट अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा आज का नया टॉपिक है। जैसा कि हम लोगों ने कल भी बात की थी, डिस्कस किया था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द ग्रेट ज्योग्राफी। तो देर आए दुरुस्त आए, आज आने का मन नहीं था। घर में एक दोस्त है, उसने सुसाइड कर लिया रात में। मन तो नहीं था आने का। फिर सोच रहा था घर चला जाऊं। फिर सोचा घर चला जाऊंगा, फिर आगे जाना ही है। अभी उधर थोड़ा सा 2-3 दिन क्लास ब्रेक करूंगा। 15 के बाद 16-17 के समथिंग समथिंग 1-2 दिन का गैप करेंगे। तो मैं सोचा उधर भी जाना ही है, तो अभी आप लोगों का क्यों गैप करूं, छोड़ो। तो फिर नहीं गया। मरने वाला तो मर गया, और उसका जो है सारा काम फर्नल वगैरह जो था वो सब कंप्लीट कर दिया। तो अभी उसमें कुछ बचा नहीं। जाके ही क्या करता। सुबह पता चला, जब तक पता चला तब तक यहाँ से दिल्ली से घर जाना लगभग 15 घंटे का सफर। खैर, तो लक्ष्मी कुमारी का क्वेश्चन है, सर धन विधेयक। ठीक है, चलो भैया। आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक की डेफिनेशन दी गई है कि धन विधेयक किसे कहते हैं। धन विधेयक का मतलब ऐसा विधेयक जिसमें कर को लगाना हटाना, उसका निर्माण कैसे लगेगा, कितनी व्यवस्था से लगेगा, ये सारी बातें किसमें लिखी होती हैं? सारी बातें धन विधेयक में लिखी होती हैं। नए कर को लगाना, नए कर को हटाना, उसमें चेंजेस करना, ये सब हमारा धन विधेयक के माध्यम से होता है। धन विधेयक का मतलब क्या हो गया? पैसे से संबंधित विधेयक जब सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो हम उसे धन विधेयक कहते हैं। अब पैसे से संबंधित 3 तरह के विधेयक हो सकते हैं, 3 टाइप के। एक होता है नंबर 1 का, एक होता है नंबर 2 का, और एक होता है नंबर 3 का। अगर केवल नंबर 1 की बात हो रही है तो हम उसे धन विधेयक बोलेंगे। और अगर 1 के साथ 2 या 2 के साथ 3 या 3 के साथ 1 जुड़ा हुआ है तो हम फिर उसे क्या बोलते हैं? फिर हम उसे बोलते हैं फाइनेंस बिल, आर्टिकल 117। तो धन विधेयक जो है उसके जितने भी पॉइंट हैं वो सब 117 में भी लिखे हैं। लेकिन अगर केवल हम छोटे पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे संविधान में हम देखें तो 1 से लेकर 395 तक सभी अनुच्छेद लिखे हुए हैं और सभी अधिकार उसके अंदर हैं। लेकिन जब केवल 12 से 35 की बात करें तो इसका मतलब वो मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं से है संविधान में ही। उसी तरह से अगर केवल एक वाले पॉइंट की बात करेंगे तो हम उसे धन विधेयक कहते हैं। और 1 के साथ 2, 2 के साथ 3 या 1 के साथ 3 की बात हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं वित्त या फाइनेंस। वित्त विधेयक का आर्टिकल 117, धन विधेयक का आर्टिकल 110 है। दोनों को लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछा जाता है, वीटो पावर का प्रयोग नहीं होता है। और राष्ट्रपति जब इनको एक्सेप्ट करता है, राष्ट्रपति जब इसको लेकर आता है तो इसलिए वो इस पे वीटो नहीं लगाता, क्योंकि हम पहले ही उससे परमिशन लेके प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं, और हाँ, धन विधेयक किसे माना जाए तो इसके लिए सारी पावर किसके पास होती है? एक ही आदमी के पास होती है, और उस आदमी का नाम होता है स्पीकर। तो भैया आज से हम लोग जियोग्राफी, भूगोल की क्लास शुरू करेंगे। और थोड़े से और कुछ बच्चे आ जाएं 2-4 मिनट में तो आप लोग देख लीजिए, अगर किसी का और कोई डाउट वगैरह है तो। पॉलिटी में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। और मैं आपको जो है 3-4 दिन का समय दीजिएगा। एक्चुअली मेरा ना लैपटॉप खराब हो गया था। खराब क्या हुआ था देखो, आ, हुआ क्या कि लैपटॉप में जो साइड में हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना, तो मेमोरी कार्ड वाला जो पोर्ट था वो थोड़ा सा ढीला था। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि सर जी ना, अभी आपका सिस्टम जो है, लैपटॉप जो है ये उसमें है, गारंटी में है, तो चलो ना कॉल करके इसको बनवा देते। मैंने कहा ठीक है बनवा दो। तो उसका गारंटी था, इंश्योरेंस करवा रखा था। तो उसको कॉल किया गया तो वो उसने बोला ठीक है मैं इसको डायग्नोस करता हूँ। और उन्होंने पूरा मदरबोर्ड चेंज कर दिया। तो एक्चुअली जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस मदरबोर्ड में ही होते हैं। तो जब मदरबोर्ड चेंज हुआ तो मेरे लैपटॉप का जो पीपीटी चलता है, इससे एनिमेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट जिसको बोलते हैं, इसी के तहत हम एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड फाइल इसी में बनाते हैं। तो अब वो जो नया मदरबोर्ड पड़ा तो वो लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जब मैं अपनी आईडी डाल रहा था। तो फिर
अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो कोई पावर पॉइंट वगैरह कुछ ओपन ही नहीं हो रहा था। तो 3-4 दिन लगे उसको डायग्नोज करने में सॉफ्टवेयर। एट द एंड मुझे पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ा और दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा, तो 2 दिन का समय लगा। डेटा बहुत सारा था, बहुत बहुत काम का चीजें थी, तो इस वजह से 2 दिन में बहुत परेशान रहा। मतलब 2 दिन तो अपडेट करने में, उसके पहले 3-4 दिन जो परेशान था, फ्री फोकट की टेंशन ले ली। अच्छा खासा लैपटॉप चल रहा था, कोई विशेष दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी है तो है। तो कई बार होता है कि आदमी होशियारी करता है और होशियारी के हिसाब से गड़बड़ हो जाता है। मनीषा राज। सर क्लास में मैं लब हूँ सर को देखने के लिए। हाँ देख लो भैया, मैं ही हूँ। और मुझे आप क्या ही देखोगे, अब मुझ में देखने लायक कुछ है भी नहीं। मेरे लिए तो बस एक ही गाना बना है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। जो चीजें आपको मदद करे बस वही है। आर्टिकल 7, 8, 9, चलो भैया। आर्टिकल नंबर 5 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो रह रहा है वो भारत का नागरिक रहेगा, उसको हमेशा नागरिकता का अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वो लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। आर्टिकल 7 में कहा गया जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं अब वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे क्योंकि उनका काम हो गया खत्म। फिर इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 8 आता है कि आप विदेश में रह रहे हो लेकिन आप हो भारत के नागरिक, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आप विदेश में कहीं भी रह रहे हो तो आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लोगे तो फिर भारत के नागरिक नहीं रहोगे, विदेश की नागरिकता ले ली तो फिर भारत के नागरिक नहीं रहोगे। और आर्टिकल नंबर 10 में कहा गया जिसके पास जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, नागरिकता समाप्त समाप्त नहीं की जाएगी कि जैसे हम सब भारत के नागरिक हैं तो कल को आपका मूड करे आप हमारी नागरिकता छीन लो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर इसके बाद अगला आता है आर्टिकल नंबर 11 की जो हमारे मूल सॉरी सिटीजनशिप का जो राइट है तो वो उस पर कानून केवल संसद बना सकती है। आर्टिकल 11 में कहा गया 11th में। आयोग के कृत्य आर्टिकल 124 भी समझा दीजिए। आयोग के कृत्य आर्टिकल 124। भैया 124 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 में कहा गया भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, बस इतनी बात मुझे पता और नहीं पता। आर्टिकल नंबर 124 में बस इतना ही कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें कुछ जज होंगे प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होगा। सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, डेथ होने पर या 65 साल की उम्र तक काम करेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया 124 में दी गई है। और सब कुछ शपथ वगैरह सब आर्टिकल 124 में ही है। सर इसलिए आप, मैं डर के मारे कमेंट नहीं करती, क्लास रैपिड कर लेती हूँ कि आप बोलते जहर। सर जी आर्टिकल याद करने का कोई ट्रिक बता दीजिएगा। ठीक है भैया मैं बता दूंगा आपको आर्टिकल याद करने का ट्रिक। जैसे ही आपको सारे आर्टिकल याद हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सारे 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 बता दूंगा कि जो है आर्टिकल कैसे याद करें। आर्टिकल नंबर 170। तो आर्टिकल नंबर 170 में कहा गया कि भारत के प्रत्येक राज्य की एक विधान सभा होगी। तो विधान सभाओं का आर्टिकल 170 है और उसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में मैक्सिमम जो विधायक होंगे उनकी संख्या 500 होगी, मिनिमम 400 होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो वो विधायकों की संख्या और किस राज्य में कौन सी विधानसभा होगी इसके बारे में चर्चा की गई है। सर प्लीज गुस्सा मत करिएगा। हाँ बता दीजिएगा कि ज्योग्राफी और पेडागोजी की क्लास करके भी कितने दिनों तक चलेगी? मेरा एग्जाम होने वाला है इसलिए समझ नहीं आ रहा कौन सा पढ़े। मुझे नहीं समझ में आया कविता जी आपने क्या पूछा। ज्योग्राफी और पेडागोजी की क्लास करके अभी कितने दिन तक चलेगी? करके नहीं, मेरे को नहीं पता आपने क्या पूछा। सर यूपी स्केल के चेयरमैन, यूपी स्केल के चेयरमैन को कौन रिमूव करता है? यूपी स्केल तो नहीं पता, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस दोनों के चेयरमैन को राष्ट्रपति रिमूव करता है। सर सी टेट में कौन सा आर्टिकल पूछता है, थोड़ा हिंट दे दीजिए। टीचिंग वाले आर्टिकल ज्यादा पूछता है जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। कविता री एग्जाम कौन सा होगा? के एग्जाम के चलते हमारा बहुत क्लास डिस्टर्ब है। ठीक है भैया तो कोई बात नहीं। वेरी गुड इवनिंग। बीएड एग्जाम यूपीएससी, ठीक है जी यूपीएससी।
चलो ठीक है, बढ़िया बात है। मतलब सर अभी सोशल स्टडी की क्लास कितने दिन तक चलेगी? आर्टिकल याद करने का ट्रिक बता दीजिएगा। आप एक बार सारे याद कर लीजिएगा, लिख लिख कर कॉपी में बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। जब आपको याद हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। पहले आप याद कर लीजिएगा, तभी शॉर्ट ट्रिक आपको बता पाऊंगा। सर किस आर्टिकल के जरिए हम थाने में झूठे फेस से बच सकते हैं, झूठे केस से बच सकते हैं? अगर आपके ऊपर गलत केस है तो आर्टिकल नंबर आपका 20 वो आपको मदद करता है कि अगर आप अपराधी नहीं है तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 21 में भी है, आपको डिग्निटी फुल लाइफ का अधिकार है। और आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट पर भी केस कर सकते हैं। और बाकी की बातें आपको अपने वकील से मिलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये संविधान अलग है और जमीनी स्तर पर लागू कानून अलग होते हैं। आर्टिकल 176 बता दीजिएगा भैया। 176 ऐसा क्यों आप बार बार पूछ रहे हैं? आर्टिकल 176 और 87, दो आर्टिकल जो हैं, 87 और 176। 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अभिभाषण देगा, एड्रेस करेगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाएगा, और प्रत्येक साल के पहले सत्र के पहले दिन, और फिर जब चुनाव होगा तो उसके बाद। उसी तरह से 176 में कहा गया राज्यपाल कभी भी, मतलब कभी भी नहीं, राज्यपाल साल के 176 की बात बता रहा हूँ। राज्यपाल हर साल, अगर वहां पे दो सदन है तो विधानसभा विधान परिषद दोनों को बुलाएगा, अगर एक है तो विधानसभा के सामने साल के पहले दिन, यानी कि बजट के सत्र के पहले दिन जाकर उनसे मिलेगा, डिस्कस करेगा। और जब सरकार दोबारा चुनी जाएगी तो उसके भी पहली बैठक के पहले जाएगा, डिस्कस डिबेट करेगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल तो, राज्यसभा परमानेंट है, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। हालांकि विधान परिषद को कानून के तहत डिसॉल्व किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो राज्य में होती है, विधान परिषद। राज्यसभा और लोकसभा को कभी खत्म नहीं किया जाएगा। हाँ, लोकसभा के सदस्य 5 साल में रिटायर हो जाते हैं सभी, तो दोबारा चुनाव करके नई लोकसभा चुनी जाती है। और राज्यसभा के सभी सदस्य कभी रिटायर होते नहीं है, तो राज्यसभा भंग नहीं होती। हाँ, 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं तो दोबारा नए 1/3 सांसद आ जाते हैं। तो उसके सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है। आर्टिकल याद करने का ट्रिक है 1 से 500 तक गिनती याद कर लो। ठीक है, आर्टिकल 153 समझा दीजिएगा। आपातकाल वाला तीनों आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 153 में क्या कहा गया है? यार तुम लोग मेरा टेस्ट ले रहे हो? ले लो ले लो ले लो। तुम भी क्या याद करोगे, गालिब किसी का टेस्ट ले रहे, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। चलो, कभी धोखे में कहीं इंटरव्यू देने जाना पड़ा तो इसी बहाने मैं बता तो पाऊंगा कि मुझे ये वाला आर्टिकल याद है। आर्टिकल 153 में क्या है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर 7वें नंबर का संशोधन किया गया, और ये कहा गया कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में क्या हुआ, श्री रामनाथ कोविंद जो है वो बिहार के राज्यपाल थे, और राम नाईक यूपी के राज्यपाल थे। फिर हुआ क्या कि जो है रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बना लिया गया, तो बिहार का कार्यभार जो है पद दे दिया गया राम नाईक को। अगर एक राज्यपाल को दो राज्यों का कार्यभार मिलता है तो सैलरी डबल नहीं मिलती है। राष्ट्रपति दोनों की सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि जो है आधी इस राज्य से आधी इस राज्य से, या 60% यूपी से 40% बिहार से, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 153 में यही बात है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और जरूरत पड़ने पर हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि दो राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर। सर स्वरी संगम काल और बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा दीजिए। है क्या? हाँ, पढ़ा दिया है। संगम काल भी पढ़ा दिया है, बक्सर का युद्ध भी पढ़ा दिया है। सर सब पढ़ा दिए हैं, इसमें पूछने का क्या बात है? हाँ जी प्रिया दुबे। पॉलिटिकल का सरल क्लास देख लो। हाँ भैया, पॉलिटिकल का सरल क्लास देख लो। आज सबको टाइम मिला है सर, बिल्कुल बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं इसीलिए हूँ। और जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। देखो, अभी मैं आपके डाउट सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो आप कोई भी उल्टी सीधी बातें पूछेगा, बुरा नहीं लगेगा। दिक्कत तब होती है जब मैं पढ़ा रहा हूँ और उस समय आप कोई उल्टी सीधी बातें पिन करते हैं ना, तो फिर हम उस टॉपिक से हट जाते हैं। अभी क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, बात खत्म। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है, नाराज होने वाली बात नहीं, इसको डिस्टरबेंस नहीं कहते।
इसको डिस्टरबेंस नहीं कहते। डिस्टरबेंस का मतलब होता है कि क्लास चल रही है एक स्मूथ वे में, और आपने बीच में आके गुड इवनिंग बोला और अपना एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो वो इशू होता, वो वहां पे डिस्टरबेंस होता। इसे डिस्टरबेंस नहीं कहते। आपके दिल में दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, बाबू से लड़ाई हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, नंबर कम आ रहे हैं, मॉक कैसे लगाएं, कहाँ से लगाएं, ऐसा कोई क्वेश्चन, इतिहास का कोई क्वेश्चन है, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, पूछो, अभी मौका है, पूछ लो। सर, आपातकालीन वाले आर्टिकल बहुत कंफ्यूजन होता है, इनको बता दीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल पढ़िएगा। सर, आपको पता है सबसे मिस टाइप हो रहा है। हाँ हाँ, ये सब उल्टा ही टाइप टाइप करना आता ही नहीं है किसी को, तो मिस टाइप क्या हो रहा है, सब गलत ही करते हो। तो मैं उसमें क्या ही बोलूं। एक किसी ने पूछा था आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 भी आपको बता देता हूं। आर्टिकल 26 का मतलब क्या होता है, जैसे 25 में कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसी तरह से आर्टिकल नंबर 26 कहता है मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों के प्रबंधन। आपका अपना धर्म होगा, उस धर्म को कैसे मनाएं, कैसे सेलिब्रेट करें, पूजा पाठ कैसे होगा, राखी, दिवाली, होली, आपका नवरोज, आपका जो है गुरु पूर्णिमा, आपका जो है रमजान, ईद उल मिलाद, जो भी फेस्टिवल है कैसे होंगे, किस ढंग से होंगे, कितने लोग आएंगे, वो सब आपके हिसाब से होगा। उसमें भारत सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, इसे बोलते हैं रिलीजियस मैटर। सर, इस बार सीटेट जुलाई में होगा या नहीं, प्रीति शाह? हाँ, होगा होगा, जरूर होगा, जुलाई में तैयारी कीजिएगा, होगा। ग्लाकिन सबके मिसटाइप्ड को पढ़ के मजाक, ठीक है। हाँ सर, बताइए ना, मॉक टेस्ट जो टॉपिक वाइज होता है वो वाईटी के अलावा और कहाँ मिलता है? वाईटी के अलावा दुकानों में मिलता है, खरीदिएगा, आप लगाइएगा। सर, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मालूम कीजिएगा, किताबों में सारा कुछ मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। सर, अब मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। मनीषा जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, आपको पता होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, फिर हिस्ट्री से आते हैं, फिर पॉलिटी से, और 20 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं। सर, कैसे घर पे रिवाइज करें, रूटीन बताएं, आप अपना टाइम कैसे पढ़ाई करते थे? मैं 11वीं फेल हूँ, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। चूंकि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, तो ये मैं बता नहीं सकता कि घर में मैनेजमेंट कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, और क्या सिस्टम होगा पढ़ने का, तो ये वाला आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, तो एज जो बच्चे मुझे बताते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो हमें यही बताते हैं कि सर, दिन में बहुत चीपों होता है घर में, और मैं प्रयास करता हूँ, या लड़कियों का सबसे ज़्यादा रहता है कि सर 3 बजे सुबह उठ के मैं पढ़ाई करती हूँ। मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो उनका मैंने जो टेंडेंसी देखी है, तो वो सुबह 3 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करते हैं। ओ सर, रूटीन बताइए ना, कॉमेडी ना करें। धमकी भी दे देते हो आप लोग, बताओ। अब बता ही तो रहा था कि 3 बजे उठ के, अब आप धमकी दे रहे हो, बताओ, बताऊं कि डर गया? अब तो मैं अब नहीं बताऊंगा, डर गया। सर, 2 दिन पहले से क्लास कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। शालिनी कुमारी, सर 2 दिन पहले से क्लास कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सर, हम सबका मिस टाइप का बंसी हंस रहा है। सर, ब्रेकअप का तो नहीं पूछ सकते, लेकिन घर में जमीनी प्रॉब्लम पर डिप्रेशन में हूँ। आप डिप्रेशन मत लीजिएगा, मम्मी पापा का काम है, आप मत सोचिएगा। आज तो टॉपर लगते हो सर जी, इतना कुछ जानते हो। जानना अलग बात है, कल भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि बहुत से लोग सज्जन पुरुष होते हैं जिनको सब चीज को थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, वो किसी खास विषय के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। सर जी, मेरा अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ, तो हम एलिजिबल होंगे इस बार की नहीं, इस बारे में आपको कोई आइडिया है? हमें तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नियम ये कहता है कि जिस साल आपने बीएड का एडमिशन लिया है, अगर वो 2 साल का बीएड वाला कोर्स है, तो पहले साल के एग्जाम के बाद दूसरे साल थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में आप बीएड का सॉरी सीटेट का पेपर दे सकते हैं। सर, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, जब टाइम नहीं मिलता है तो मत पढ़िएगा। अब आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि हम 24 घंटे को 26 घंटे में बदल सकें। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
और चूंकि टाइम नहीं है और नहीं पढ़ सकते हैं, तो अपना दिमाग भी इस चीज में मत लगाइएगा, जिंदगी का एंजॉय कीजिएगा, हंसिएगा, खेलिएगा, मौज कीजिएगा, है ना। डिप्रेशन में, प्रेशर में कोई काम सक्सेस नहीं होता है। अब आपके पास टाइम ही नहीं है तो बताओ कैसे पढ़ोगे आप? कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता इस धरती दुनिया का, तो आप भी नहीं पढ़ सकते, तो छोड़िए, रहने देते हैं। मेरा बहुत आरा क्लास छूटा है। आरा तो चले जाइएगा, आरा तो बिहार में कोई जगह है, आरा और जमुई इस टाइप की जगह है। उससे कैसे कवर करें आरा? अच्छा, सारा लिखा होगा आपने, सॉरी। मेरा बहुत सारा क्लास छूटा है, कैसे कवर करें? इसके लिए देखिएगा, कोई अपना छोटा भाई बहन होगा तो उसको बोलिएगा कि आपका मोबाइल ले ले और ये क्लास को प्ले करे, और फिर वो देखेगा तो आपका सिलेबस ऐसे कवर हो जाएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है, तो जैसे मान लीजिएगा मेरा क्लास, अब आप समझिएगा, अभी जैसे मेरे घर में मेरे सिस्टर की नंद की शादी है, ठीक है, सिस्टर के नंद की शादी है। तो अब मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने वाइफ को वहां भेज दूंगा, तो मेरी जगह मेरी वाइफ चली जाएगी, तो उसके यहाँ का इनविटेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो जैसे आपके पास टाइम है नहीं और आपका सिलेबस बहुत छूट गया है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने किसी भाई बहन को मोबाइल दे दीजिएगा, आपकी जगह वो पढ़ लेगा, तो सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। एंड सर, सी टेट का एग्ज़ाम कब होगा? सी टेट का एग्ज़ाम बस होने ही वाला है, जुलाई में होगा। क्या हम लोगों को पेट का एग्ज़ाम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, पेट का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि इसके तहत फिर आप और भी वैकेंसी आती है, उसमें जो पेट क्वालिफाई होते हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। जैसे राज्य स्तरीय बहुत से होते हैं, तो उनको ज़रूर दीजिएगा, ये पेट इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भर के ज़रूर दीजिएगा। अच्छी सोच है ये, सकारात्मक सोच है। सर, मेरा बहुत सारा क्लास छूट गया है सर, कॉमेडी बहुत करते हैं सर, रियल आंसर क्यों नहीं देते आप? श्वेता। सर, पापा नहीं देखते, जमीन का मामला मुझे देखना पड़ रहा, तो भैया आप ही संभालिएगा, जब आप पापा से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं मनीषा जी, तो आप ही उसको संभालिएगा, किसी वकील का परामर्श लीजिएगा। सर मैं, अरे यार, ऐसे कमेंट करोगे तो ऊपर वाले का कमेंट ही नहीं पढ़ पाऊंगा, तो फिर क्या ही फायदा आपके क्वेश्चन का। सर, आज क्वेश्चन आंसर का डे है। सर, मेरा ज्योग्राफी का क्लास छूट जाएगा क्योंकि एग्जाम है, तो कुछ पूछूंगी तो बता दीजिएगा। नहीं, जब छूट जाएगा तो मैं कैसे बताऊंगा? बिना पढ़े तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर वाले सीटेट का एग्जाम नहीं दे सकते? नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी में नहीं आएगा, और कभी क्रॉस चेकिंग हो गई तो वो कट जाएगा, क्योंकि फाइनल ईयर में देने का ऑप्शन है, जब आप लास्ट एग्जाम दे रहे हैं तभी देने का ऑप्शन होता, तभी आप दीजिएगा। जब पढ़ने जाती टेंशन हो जाती, लेकिन फिर भी पढ़ना नहीं बंद करती। बहुत बढ़िया मनीषा जी, वेरी गुड। और भगवान आपकी इसमें मदद करे, और आपको जो है पावर दे, शक्ति दे कि आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू करें। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट सकारात्मक आता है, बहुत अच्छा आता है। आज अगर आप संघर्ष कर रहे हो, तो कल आपको इस संघर्ष का फल भी मिलेगा, और संघर्ष का जो फल होता है हमेशा मीठा होता है, आपको फायदा ही देगा। और बस इसे छोड़िएगा नहीं, कंटिन्यू कीजिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है, सीटेट दे सकते हैं, हाँ फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब आप सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। सर, मुंबई के टीचर बनने के लिए कौन सा एग्जाम? पाकिस्तान का कोई फॉर्म भरिएगा तो मुंबई में आप टीचर बन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहाँ का जब टीचिंग का फॉर्म आएगा तो भरिएगा, बन सकते हैं। सर, कुछ पढ़ा दीजिए ना प्लीज, ये लोगों के सवाल का क्लास में रहता है, फुलफिल नहीं कर पाएंगे, रोज रहता है, कुछ तो पढ़ा दीजिए। हाँ, पढ़ाऊंगा, बिना पढ़ाए नहीं जाऊंगा, बट आज चूंकि पॉलिटी खत्म हो रही है, तो एज जो है ह्यूमन बीइंग, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के सारे डाउट्स सॉल्व करें, तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ। आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको पूछने का अधिकार है। आज के बाद पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है। जब सब अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो मैं भी बता देती हूँ। बिल्कुल ज्योति जी, बताइएगा, आपको भी मोस्ट वेलकम है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक बार समझा दीजिएगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, बेटा इसको समझाने में 30 दिन का समय लगता है, 30 दिन में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कवर होता है। सर, डीएलएड में 2024 में एडमिशन लिया है, लेकिन अभी तक फर्स्ट 2024 एग्जाम लिया, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो सीटेट का 2024 में एडमिशन लिया डीएलएड में, तो अभी नहीं दे सकते, मत दीजिएगा, वो आपका एलिजिबल अगले साल होगा, अगले साल दीजिएगा। लो, और जो टाइम बचा है उसको पढ़ाने दो, क्योंकि पढ़ाने का ज़रूरी रूटीन ढिंचिक ढिंचिक हो रहा है। सर, ज्योग्राफी का क्लास कब होगा? ज्योग्राफी का क्लास 2026 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी तो 2025 चल रहा है। बीएड हो गया है, पेपर 1 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, 1 2 दोनों दे सकते हैं। मेरा कमेंट कट गया, सोनी जी दोबारा पूछ लीजिएगा। मुझे पथनामे
ही, लेकिन साधना का मन नहीं करता है। सर आज भूगोल है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाइए, ज्यादा पढ़ा देते हो तो रिवाइज नहीं हो पाता है। सर हम सबको इंक्रीज कीजिए। सर निगेटिव आंसर मत दीजिए, शॉर्ट में ही समझा दीजिए, पॉसिबल नहीं है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पॉसिबल नहीं है। 30 घंटे की क्लास को आप कह रहे हो मैं शॉर्ट में समझा दूं, गजब बात है। हाँ। सर बीएड वाले पेपर 2 दे सकते हैं, पेपर 1 नहीं दे दीजिएगा, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो काम लग जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, बात सही है। लेकिन आप दे दीजिएगा, हो सकता है सरकार की पॉलिसी अगले साल बदल जाए, तब क्या करोगे? आप दे दीजिएगा पेपर 1 का, क्योंकि 1000 पेपर 1 का है, 1200 पेपर दोनों का है, तो दोनों ही भर दीजिएगा। मुझे पढ़ना है लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। तो कोई बात नहीं ज्योति जी, आप अपने नोट्स मुझे दे दीजिएगा, आपकी जगह मैं पढ़ लूंगा। फर्स्ट ईयर बीएड, मुझे लगता है कि कितनी टेंशन है, फिर सोचती हूँ टेंशन रोज रहता है लेकिन पढ़ना नहीं, बहुत हो गया अब। मेरी प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैंने बता दिया कि जैसे एक और कोई किसी की प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे पढूं, तो भैया कैसे पढ़ो, कैसे पढ़ने का भी वही तरीका है। अगर सिलेबस आपका कवर नहीं हो रहा है तो आप अपनी जगह अपने किसी छोटे भाई को मोबाइल पकड़ा दीजिएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर हैं दो, दोनों जो है टीचर हैं यूपी में, ठीक है, यूपी में क्या है, टीचर हैं। तो सर बीए का इकोनॉमिक पेपर है, सीटेट का पेपर 1 दें या दो, दोनों दीजिएगा। 1 और 2 में डिफरेंस आप मत कीजिएगा, कल को सरकार बदल गई तब क्या करोगे, तो दोनों पेपर दीजिएगा। सर एक भाग है 14A अधिकरण, उसका क्या मतलब होता है? अधिकरण का मतलब होता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टाइप की जो चीजें होती हैं। देखो हमारे देश में एक तो चीज होती है जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, आयोग होते हैं, बहुत सारे कमीशन, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसी तरह से संविधान में एक और प्रावधान किया गया कि अगर जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार किसी विशेष मामले के लिए कुछ प्राधिकरण बना सकते हैं जिनको संवैधानिक मान्यता दी जाएगी, उनकी बात को कोई काटेगा नहीं, वो फाइनल डिसीजन देंगे। जैसे कावेरी नदी जल विवाद प्राधिकरण, महादेई नदी जल विवाद प्राधिकरण, सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्र में जो आईएएस के अधिकारी होते हैं उनकी लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए बनाया गया। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जैसे जीएसटी का ट्रिब्यूनल है, करों से संबंधित प्राधिकरण है, तो किसी खास समस्या के लिए भारत सरकार प्राधिकरण बना सकती है, वो उसी खास मामले को देखने का काम करता है। और इससे उस चीज का बर्डन कोर्ट की जगह एक स्पेशल टीम के ऊपर हो जाता है। सर सरकारी नौकरी बराबर मौक की प्राप्ति। मनीषा जी आपने बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो अब प्लीज और बच्चों को क्वेश्चन करने का अवसर दें, बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं सर, दोनों पेपर का फॉर्म भरने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो फिर पेपर 2 का ही भरिएगा, जब ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर एक ही भरिएगा, क्यों ही परेशान होना, ये क्वेश्चन मत पूछिएगा। सर क्या सी टेट के लिए अरीजबल हो सकते हैं, बीएड नहीं हुआ? सर मैं क्लास लेट से ज्वाइन की हूँ, मेरा बहुत सारा क्लास छूट गया। क्लास 1 से पढ़िएगा निधि जी, क्लास 1 से पढ़िएगा, बीच में पढ़ने का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा, सब भूल जाओगे, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। हाँ लेकिन आज से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि आज ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ, तो आज से आपको समझ में आएगा, आज ज्योग्राफी शुरू हो रहा है तो आज से समझ में आएगा, पीछे का नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज क्लास 1 से देखिएगा। सर एक और है भाग 19, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में क्या होता है, देखो सुनो, प्रकीर्णन क्या होता है, आर्टिकल नंबर जैसे 361 है, जैसे आर्टिकल नंबर 366 है, 366 366 है, उसमें एक आर्टिकल बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, उसमें एंग्लो इंडियन बताया गया कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है। 361 उसी का एक आर्टिकल है, प्राधिकरण का भाग नंबर 19 का, सॉरी मिसलिनियस का, जिसका मतलब होता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, इनकी गाड़ी से कोई मर वर जाए, तो वो सब जो बातें हैं वो आर्टिकल 361 में दी गई है। तो प्रकीर्णन है, बचा कुचा जो बच गया उधर डाल दिया गया है। सर आइए बिहार में, आप लोग पकड़ के हमको बहुत मारेंगे, हम नहीं आएंगे बिहार में। सर म्यूजिक का क्लास नहीं होता है, बुक से पढ़ सकते हैं। म्यूजिक का क्लास नहीं, म्यूजिक का क्लास बुक से क्यों पढ़ना है, म्यूजिक का क्लास तो म्यूजिक है, ध्वनि है, बजाओ निकालो गाओ, हो जाएगा। ज्योग्राफी पढ़ना है अब, यस आज से हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। सर आज से मैं कभी क्लास नहीं छोड़ूंगी, छूट जाता है कुछ समझ नहीं आता। आसमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पेपर 2 में ईवीएस ही की नहीं, पेपर 2 में बेटा हमारे जो है वो सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 2 में सब्जेक्ट हमारे होते हैं
पेपर 2 में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, एक तो होता है हिंदी, एक होता है इंग्लिश। ये दो तो लैंग्वेज हो जाएंगे, या संस्कृत आप ले सकते हैं। बाकी 60 नंबर का आपका एसएसटी का होगा, या आप अगर साइंस वाले हैं तो वैसे तो आप साइंस वाले मेरी क्लास में होंगे नहीं, तो आपका साइंस होगा। और इसके अलावा 30 नंबर तो गलत लिख रहा हूँ, सीडीपी होगा आपका। सीडीपी आपका होगा 30 क्वेश्चन, इंग्लिश होगा 30 क्वेश्चन, हिंदी होगा 30 क्वेश्चन। टोटल आपके हो जाते हैं 150 क्वेश्चन। पेपर 1 देंगे तो पेपर 1 में क्या होता है, वहां पे आपका जो है 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा, 30 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी का होगा, 30 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होगा, 30 क्वेश्चन आपका ईवीएस का होगा। इनमें सब में 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। इसमें जो है 60 में, इसमें 20 क्वेश्चन पेडागोजी, 40 क्वेश्चन कंटेंट का होता है। एसएसटी का मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पेडागोजी। पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र, इसके 20 क्वेश्चन, बाकी इनके 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। सर भाग 19 क्या, प्रकीर्णन बता तो दिया भाई, संविधान के भाग नंबर में। सर प्लीज ज्योग्राफी स्टार्ट करें। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, प्लीज ज्योग्राफी स्टार्ट करें, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं, आपको ऐसा लगता है मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ। मुझे घर जाना था, मैं अपने घर ना जाके आपकी क्लास में आया हूँ कि आज बच्चों को ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, कल मैंने बोला था। तो क्या करूं, अब आपकी ही एक बहन है छोटी, क्या नाम है उसका, कहाँ गई, शालिनी करके नाम था, उसे ये नहीं पता था, तो बताओ ना बताऊं उसको, उसको भी तो बताना पड़ेगा। हम में ही से है, कभी हमें नहीं समझ में आता तो हम आपका बता देते हैं। क्वेश्चन, और सर पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, नहीं पता भैया कहाँ से आते हैं, पीवाईक्यू लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कोर्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सली जी, पेपर 2 में ईवीएस नहीं होता। गजब बात है यार, अगर पेपर 2 में ईवीएस होता तो मैं यहाँ पे लिखा ही होता। पेपर 1 में ईवीएस होता है। हाँ, एडवाइस मुझे नहीं पसंद है, और बहुत से बच्चे बाद में जुड़े होंगे तो उन लोगों को अभी बताऊंगा। आज ज्योग्राफी की स्टार्ट होगी तो फिर आज सारी बातें फिर से स्टार्ट होंगी। सर ये क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं जो एग्जाम रिलेटेड हो। नहीं, कोई, कोई क्यों पूछेगा, क्योंकि किसी को एग्जाम देना ही नहीं है तो कोई क्यों पूछेगा। और तो सब अभी ताजे ताजे हैं, बस एडमिशन ले लिया, टीचर बनने का ख्वाहिश है तो जानकारी ले रहे हैं। तो भाई जानकारी देने के लिए तो हम बने हुए हैं, है ना, तो देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बेटा इसमें आएगा आपका मैथ्स, पेपर 1 में आएगा मैथ्स, जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड या जिन्होंने बीटीसी किया हुआ है उनको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन मैथ्स का, 15 वो रहेगा। पीवाईक्यू कब से होगा, पीवाईक्यू कब से होगा आपका काम भैया, हम पीवाईक्यू नहीं कराएंगे, स्पेशली मैं पीवाईक्यू नहीं कराऊंगा, मेरा काम पीवाईक्यू का नहीं है। मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा। अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो उसके लिए आप रात को 9 बजे आइएगा, वाईटी चैनल है जिसका नाम है केजीएस टीचिंग। क्या नाम है, केजीएस टीचिंग यूट्यूब चैनल है, वहां पर आइएगा। वहां पर क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ होते हैं। सर पेपर 2 में ईवीएस होता है। बेटा ये पेपर 2 है, ये पेपर 1 है। पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, सीडीपी, गणित और ईवीएस होता है। पेपर 2 में हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी या साइंस और सीडीपी। पेपर 2 में ईवीएस नहीं होता। ईवीएस का मतलब एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जानकारी। वो जानकारी पेपर 1 में है, पेपर 2 में नहीं है। प्लीज अब दोबारा मत पूछो ना ऐसी बातें, जबरदस्ती वाला। कौन सा प्रकाशन पीवाईक्यू लगाएंगे, आपको लगता है मैं यहाँ पे आपको प्रकाशन का नाम बताऊंगा? तो फिर भी आपने पूछा तो बता दूं, केजीएस प्रकाशन की खान सर के नाम की बुक मांगेंगे, पीवाईक्यू मिल जाएगा, लगाइएगा। कोई प्रकाशन मतलब, सर आप बोलते हैं जो पढ़ पे पढ़ाया उसका ऑब्जेक्टिव है, और कभी बोलते हैं पीवाईक्यू। आप कमेंट नहीं करोगे, मैं पढ़ाऊंगा। आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए, अब कोई डाउट नहीं चाहिए मेरे को, बात खत्म। अब खत्म। अब एक डाउट नहीं मैं बताऊंगा, आप लोग बिना मतलब में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो मुझे। सबने भ्रमित कर दिया, मैं अच्छा खासा ज्योग्राफी का टीचर, और आप लोगों ने पॉलिटी पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब आपके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। और अगर अब आपने क्वेश्चन पूछा ना तो समझ लेना, फिर मैं
नई शिक्षा पद्धति नीति साल 2020 में जो है, जिसमें दंड देना गलत माना गया, मैं उसको तोड़कर और आप सबको मारूंगा। डंडे ले लेकर आपके घर से आप सबको ना, चार चार डंडे। अगर आप कोई क्वेश्चन किया तो समझ लेना। अब मत बोलना, मेरे को पढ़ा लेने दो थोड़ी देर, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका जेन्युइन 2 4 6 का छोड़ के नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करो। सब यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, वहां मिल जाएंगे। पैसा दिए हो तो उसका पढ़ लो। पैसा दिए हो तो पैसा कंटेंट के लिए दिए हो, ये जानकारी के लिए नहीं कि ईवीएस पेपर 1 में है, पेपर 2 में है। ये तो फ्री में मिल जाएगा। पैसे वाली चीजें जो है ना, वो मेरे से पढ़ लो, वो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। सोनी कुमारी कहाँ मिलता है? सोनी कुमारी अपने घर में मिलेंगी यार, आप क्यों सोनी कुमारी को ढूंढोगे? अब समझ लेना, मैं डंडा उठा लूंगा, फिर मैं बहुत मारूंगा। हाँ, सबके घर घर ले जाके, और समझ लेना फिर खूब सुताई करूंगा। आप तो दूर हैं, अरे आपका नाम एड्रेस सब मेरे पास सेव है, मैं सब निकाल लूंगा। और एक एक के घर जा जाके ना बहुत बहुत सुताई करूंगा। अब डिस्टर्ब मत करना। हाँ, है बड़ा प्यारा टॉपिक है यार, ज्योग्राफी। हाँ, चलो, डन है। आप कमेंट करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिर आप लोग यूट्यूब में आते होगे, देखते होगे, वहां पे दो लोग हैं, एक यशराज, और पता नहीं कैसे ब्लॉक हो गया, और एक वो श्वेता यादव, ये दोनों अनब्लॉक नहीं हो रहे हैं। तो अभी इधर से ब्लॉक हुए तो फिर, तो अब कोई कमेंट मत करना, किसी को कोई सलाह मत देना। मुझे ज्योग्राफी थोड़ी देर पढ़ा लेने दो आज। इंट्रोडक्शन टाइप की ही ज्योग्राफी है, बाकी का भगवान जो चाहे सो। कोई कमेंट किया तो ब्लॉक किया यहाँ से। चलो, तो बात करते हैं जियोग्राफी की। हाँ, अब बात क्या करें, पहले ही आपसे क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। अब कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगे? देखो, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, दो चीजें हैं। एक, भैया टेलीग्राम चैनल है आपका, केजीएस टीचिंग। केजीएस टीचिंग नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। केजीएस टीचिंग नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम लोग जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उस ज्योग्राफी को समझिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने क्लास के दौरान आपको नहीं पढ़ाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं, मैं आपको ज्योग्राफी में मैपिंग नहीं कराऊंगा, और समय मिला, टाइम मिला, मौका मिला तो वो अपवाद है, मात्र क्या है, अपवाद है। मैं आपको लोकेशन भारत की कराऊंगा, विश्व की कराऊंगा, लेकिन बहुत स्पीड में कराऊंगा। तो अब ऐसे में क्या होगा, आपको क्या करना है, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। हम अपने क्लास के दौरान, जैसे मान लीजिएगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारी लोकल विंड्स चलती हैं, एज एग्जांपल भारत में लू चलती है, कहीं पर चिनूक चलती है, कहीं पे सेंटा आना चलती है, कहीं पे हरमट्टन चलती है। अब मैं उसी को यहां पर लिखने के बाद अंडरलाइन करूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड में बहुत सारी चीजें लिखी हूं, और फिर मैं लिखूं हरमट्टन, फिर मैं लिखूं चिनूक, फिर मैं सेंटा आना। या दूसरा तरीका, मैं आपसे बोलूं कि लिखो सेंटा आना, और आप हेडिंग डालकर लिखो, तो ये उचित नहीं है आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में। वो टाइम बर्बाद करना है। हम क्या करेंगे, आपको इस टाइप का कंटेंट लिखा हुआ डेली क्लास में, या जैसे जरूरत होगी, मैं आपको अपनी तरफ से देता रहूंगा। जैसे ये तो एक हवाओं के बारे में है, इसी तरह से जैसे पूरी दुनिया की ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, तो थोड़ी थोड़ी जनजातियां, थोड़ी थोड़ी ट्राइब्स मैं आपको देता रहूंगा। जैसे
पूरी दुनिया में बहुत सारी चोटियां हैं, पीक है, हिमालय की चोटी है, आल्प्स पर्वत की चोटी है। अब इसको मैं आपको बोलूं या मैं बोर्ड में लिख कर लाऊं और आपसे कहूं चलो बेटा अंडरलाइन करो, पहली हेडिंग काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, और आप उसे लिखो, तो इसमें हम सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। तो ऐसा कोई काम हम अपने ज्योग्राफी की क्लास में मैं चाहता हूं कि ना करूं, क्योंकि वो सिर्फ याद करना है। जैसे मान लीजिएगा गंगा एक नदी है, गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। अब मैं आपको कहूं चलो बेटा लिखो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, और आप बैठकर नोट कर रहे हैं, तो आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुझे आपको लिखाना चाहिए। इतिहास भी मैंने आपको नहीं लिखाई, पॉलिटी भी मैंने आपको बोलकर सिर्फ एक डेफिनेशन अगर लिखाई होगी तो मूल अधिकार की परिभाषा, वो ऐसे मजाक में लिखा देता हूं बस। तो मैं आपको कंटेंट लिखा लिखाया बेहतरीन कंटेंट, शानदार, अच्छे से आपको दे दूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारे जो लिखने वाले हैं, जो वन लाइनर है, जो एसएससी में एमटीएस में पढ़ाया जाता है कि बताओ सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, बताओ सबसे ऊंचा मरुस्थल कौन है, सबसे ऊंची खाई कौन है, सबसे नीचे की खाई कौन है, पानी जो सबसे ज्यादा किस झील में है, ऐसी बातें मुझे लगता है कि आपको पढ़ाकर मैं आपका टाइम बर्बाद करूंगा, और मुझे ऐसी चीजें आती नहीं है। मैं सच बता रहा हूं टू द फ्रैंक कि मुझे ऐसी बातें नहीं पता है कि सबसे ज्यादा पानी चिल्का झील में है या अष्टमुदी में है। फिर मैं क्या करूंगा? तो अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? सारा कंटेंट तो मैंने आपको ऐसे दे दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो एक्चुअली ये जो आपको कंटेंट मिला, ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ बुक्स में लिखा होता है, वो मैं आपको अपनी तरफ से दे दूंगा ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। लेकिन फिर भी ज्योग्राफी लगभग लगभग 40 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 40 क्लासेस नियर अबाउट होंगी, 40 क्लासेस। तो अगर मैं आपको कंटेंट सारा लिखा लिखा दे दूंगा तो मैं 40 दिन क्या करूंगा? हाँ, डेली थोड़ा थोड़ा दूंगा, एक साथ नहीं दूंगा। डेली 10-12 पेज, 3 पेज, एक पेज, किसी दिन एक भी पेज नहीं दिया तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? तो उसके अलावा 1 घंटे में आपको समझाने का काम करूंगा। समझाने का मतलब ज्योग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल एक देता हूं, दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, आप किताब खोल लीजिएगा ज्योग्राफी की, वहां पे बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ेंगे समझ में कम आएगा। मैं वो समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे पूरी दुनिया में हवाएं चलती हैं, तो किताबों में लिखा है कि ऐसे हवा चलने लगेगी, लेकिन सच में आप हवा नहीं चला पाओगे। तो वो हवा कैसे चलेगी, उसका बेस क्या है, फिलॉसफी क्या है, इस पर हम काम करेंगे, जिसे आप कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्तृत अध्ययन। अगर मैं नदी के बारे में पढ़ूंगा तो मैं आपको नदियों के टाइप पढ़ाऊंगा। ऐसी नदी जो हिमालय से पहले बनी, ऐसी नदी जो हिमालय के बाद बनी, मौसमी नदी किसे कहते हैं, बारहमासी नदी किसे कहते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है कि डेल्टा एक शब्द है, बहुत कॉमन सा शब्द है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? बता देते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहां पर है? सुंदरबन में है। चलो ठीक है, ये फैक्ट है। मैं इसको ना पढ़ा के मैं आपको पढ़ाऊंगा डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं। चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, वृक्षाकार डेल्टा, आपके एग्जाम में ये चीजें आती हैं। हम बात करेंगे कि जो हमारे देश में पूरे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन फॉरेस्ट का डिजाइन आखिर कम ज्यादा क्यों होता है। हमारे इक्वेटर के पास के जो जो भी फॉरेस्ट हैं, उनके पेड़ों की हाइट ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर के साइड में जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो वृक्षों की हाइट कम होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम इन सब चीजों को यहां पे क्या करेंगे? समझेंगे। हम समझेंगे भूकंप क्यों आता है। एक कॉन्सेप्ट है कि सबसे बड़ा भूकंप कब आया। दूसरा कॉन्सेप्ट है भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्यों आता है, भूकंप से क्या नुकसान है, भूकंप के मेन कंपोनेंट क्या है, उसमें कौन कौन सी तरंगे निकलती, वेव्स कौन सी निकलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, लॉन्गिट्यूड, लेंजिट्यूड, एल तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे, इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस पर चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी सबको पता है, हम ज्वालामुखी को एक टाइप में पढ़ते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ का? बोलते जापान में है। स्ट्राम्बोली कहाँ का? इटली का? नहीं, ये बहुत छोटी बात है। ये आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा दुनिया की किसी भी किताब में, वो आपको पता है।
फिर मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा ज्वालामुखी कैसे बनता है, क्यों बनता है, ज्वालामुखी के कितने टाइप होते हैं, एक पतले छेद से निकलेगा, लंबे छेद से निकलेगा, उससे जो लिक्विड निकलेगा उस लिक्विड में क्या क्या होता है, और पूरी दुनिया में वोल्केनो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, भारत में वोल्केनो कहाँ पर आएगा, वोल्केनो बोले तो ज्वालामुखी कहाँ आएगा। हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट को करेंगे। प्रवाल किसे कहते हैं, प्रवाल का क्या मतलब होता है, प्रवाल में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, कहीं पर प्रवाल धरती के नीचे है, पैदा ही नहीं हुआ, तो क्यों नहीं पैदा हुआ, और प्रवाल से कौन कौन सी लोकेशन है, प्रवाल से हमें क्या फायदा होता, कोरल रीफ आपने नाम सुना होगा। तो एक तो है कि सबसे बड़ा प्रवाल कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा प्रवाल के लिए क्या कंडीशन है, ओशन का टेम्परेचर, उसके लिए सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, फूड का क्या प्रोसेस होना चाहिए, एनर्जी कैसे भोजन बनाएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हम जो क्लास में करेंगे वो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पार्ट होगा, क्योंकि कल को आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को समझाना है, तो हमें एज अ टीचर जानकारी लेनी है, एज अ फैक्चुअल डेटा की जानकारी नहीं लेनी। इतिहास की भी जो क्लासेस हमने की, हमने इतिहास में हमेशा लिंकअप पर फोकस किया। एंशियंट इंडिया जब भी हम पढ़े, हमने देखा कि शुरुआत में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो उससे पहले लोग फूड गैदरिंग थे, कैसे शिकार लेकर आते थे, फिर उन्होंने घर कैसे बना लिया, आग के इनोवेशन से क्या प्रभाव पड़ा। मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया कि आग का आविष्कार मध्य पूरा पाषाण काल के लोगों ने किया, मैंने आग के फायदे और नुकसान आपको गिनाए, आग से क्या इनोवेशन हुआ वो मैंने आपको पढ़ाया। तो इसी तरह से ज्योग्राफी भी हम इसी वे में, इसे कॉन्सेप्ट में और इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ज्योग्राफी का जो बेस होगा, ज्योग्राफी का जो तरीका होगा, समझाने पर फोकस होगा। हम क्या करेंगे, समझने और समझाने पर फोकस करेंगे। आपके एग्जाम में एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन आता है कि टाइम कैसे निकालें, किसी जगह का वर्तमान टाइम, मान लीजिएगा अमेरिका में लोग सुबह की चाय पी रहे हैं तो भारत में कितना टाइम होगा, ये जो क्वेश्चन है, लैटिट्यूड किसे बोलते हैं, अक्षांश किसे बोलते हैं, देशांतर किसे बोलते हैं, हम ये पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे कि सर देशांतर कितने होते हैं 360, अक्षांश कितने होते हैं 181, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है 179, ये नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि अक्षांश बनी क्यों, कैसे बनाई जाती है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया कि किसको किस तरह से अक्षांश, किस तरह से लैटिट्यूड बनता है, नंबरिंग तो खुद एग्जाम में जाके कर लोगे, फॉर्मूला पता है, उसमें वैल्यू पुट करनी, कैसा भी आएगा सारा आप कर लोगे। तो अपना फोकस किस में रहेगा, आपको समझाने में। हम जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझा सके, जितनी बातें आपके साथ डिस्कस कर सकें, वो बेहतर रहेगा। और इस काम में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी कि क्लास के टाइम पर डिस्टर्ब ना करें, क्लास के टाइम पर डिस्टर्ब ना करें। जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो वो कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ी चीज को थोड़े समय में दे रहा हूं। ब्रह्मांड कैसे बना, इस बात के लिए कम से कम लाखों साइंटिस्ट मर गए और अब भी क्लियर नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे बना, और मुझे आपको 1 घंटे में समझाना ब्रह्मांड कैसे बना। और इसी टाइम आपने अगर बीच में पिन कर दिया तो मैं उस लीक से हट जाऊंगा आपके क्वेश्चन की वजह से। और बस मेरे साथ ही ये गलती है, मेरी कमी है कि मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। वैसे तो मुझे कमेंट नहीं पढ़ना चाहिए, और मुझे टीचर सलाह भी देते हैं सर बच्चों की क्लास में कमेंट मत पढ़ा करो, वो उनको चिल्लाने दो, आप अपना पढ़ाओ। नहीं हो पाता हर व्यक्ति से हर एक काम, तो मैं वो नहीं कर पाता, तो मैं कमेंट पढ़ ही लेता हूँ। और जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें पता चलता है कि खतरनाक कोई बात लिखी है, उल्टी सीधी बात लिखी हुई है, तो वो कोई भी व्यक्ति होगा मन डाइवर्ट हो ही जाएगा, किसी का भी हो, तो वो मेरे साथ भी हो जाता है। तो चूंकि आप सब लोग 50-60 लोग हमेशा रहते हो, एक साथ कमेंट कर देते हो, हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो बेहतर क्लास तभी चलेगी जब आप उसमें मदद करें। अब ज्योग्राफी शुरू कैसे होगी, आज से शुरू करना था, बट आप लोगों के पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो भी मैंने सॉल्व करा दिए। ज्योग्राफी का बेसिक आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे क्लास चलेगी, आपको कितनी मेहनत करनी है। खुद के नोट्स बना लीजिएगा। आज भी मैं पढ़ के आता हूँ, साल 2013 के मेरे पास नोट्स हैं, खुद के नोट्स। मैं वही नोट्स पढ़ता हूँ, वही पढ़ाता हूँ, उससे बाहर ना क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया है ना आता है। हमारे सर जी ने हमको पढ़ाया, हमने पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ी, जो सर जी से छूट गया हमने एनसीईआरटी से लिख लिया। हमारे वही नोट्स आज भी परफेक्ट चल रहे हैं,
कोई उसमें भेदभाव नहीं, कोई उसमें नई चीज ऐड हमने नहीं की, सब वही का वही चल रहा है। बस कुछ जो नया अपडेट हो रहा वो उसमें लिखना पड़ता, वो लिख लेते हैं। आप लोग भी उम्मीद करता हूं ऐसे ही अपने नोट्स बनाएंगे और इसी बेस पर आप अपनी तैयारी भी करेंगे। अब आज का दिन तो निकल गया क्योंकि टाइम बचा नहीं, और हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो उसका क्या तरीका होगा। सबसे पहले 5 मिनट आपके डाउट होंगे। पिछली क्लास में आपने जो भी पढ़ा है, अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, उसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये सबसे अच्छा उन लोगों के लिए है जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आपको जो नहीं समझ में आया, अगले दिन सिर्फ 5 मिनट की जरूरत है। आप 8 बजे आ जाइए, अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, गुरुजी ई वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। तो उस समय पे मैं बिल्कुल ताजा ताजा आया होता हूं और मेरा दिमाग रहता है मुझे बच्चों के डाउट सॉल्व करने हैं। वो इंटेंशन ही होता है डाउट सॉल्व कराने का। तो इससे मुझे भी खुशी मिलती है कि मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा है। उन बच्चों ने पढ़ा घर में, उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो बड़ा मजा आता है। और हम इस टाइप से काम भी कर लेते हैं। फिर 8 5 8 7 डाउट ज्यादा है तो ज्यादा सॉल्व करा दिए। इसके बाद मैं आपको लगभग लगभग 25 से 30 मिनट आज भी मैंने स्लाइड नहीं चेंज की, बिना स्लाइड चेंज की आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करूंगा। ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और सच पूछो तो ज्योग्राफी साइंस होती है। आर्ट में सबसे टफ सब्जेक्ट में ज्योग्राफी और इकोनॉमी आती है। इकोनॉमी थोड़ा मैथमेटिकल है तो इसलिए लोग भागते हैं, और ज्योग्राफी तो समझ में ही नहीं आती। तो मैं आपको, जैसे मैंने पॉलिटी आपको पढ़ाया, नो डाउट आपको पॉलिटी समझ में आई होगी। अब भले ही अभी कुछ बोल दो, 2 4 6 डाउट हो तो बात अलग है। इसी तरह से ज्योग्राफी भी मैं समझाऊंगा आपको। समझाने के बाद कंटेंट लिखा लिखाया सेम टू सेम मिलेगा। पहले मैं खुद से आपको बताऊंगा, इधर स्लाइड नहीं चलेगी आधे घंटे कम से कम। जब मैं, मेरा मन भर जाएगा कि मैंने ज्योग्राफी में जो आज बोलने के लिए घर से सोच के आया था मैंने बोल दिया, उगल दिया, तब आपको मैं स्लाइड में लेकर चलूंगा। और फिर स्लाइड में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको भाषा कई बार नहीं समझ में आती है, माइंड से स्किप हो जाता है। नोट्स बनाने हैं, वो सब कुछ डेटा मैंने पीछे लिख रखा है। आपको वही डेटा दोबारा अंडरलाइन कर दूंगा। तो एक तो क्या हुआ, आपने समझ लिया, दोबारा एक सेट पैटर्न में आपके नोट्स भी बन गए। और नोट्स कभी भी बनाए तो मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था, साइड में 20% छोड़ते हुए नोट्स बनाए, क्योंकि हम सब कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आप उसे साइड में भविष्य में कोई जानकारी मिले लिख लीजिएगा। और देखो, अगर जिंदगी का टारगेट है कि भविष्य में मास्टर बनना है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के, तो आपके खुद के नोट्स और हमेशा काम करेंगे, क्योंकि ये बदलते नहीं है। भारत का भूगोल आप 70 साल में बदलने वाला नहीं है, ये सेम टू सेम रहने वाला है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। अब आपको थोड़ी सी और एक जानकारी दे देता हूं। जैसे आज का हमारा टॉपिक था, आपने पहली क्लास कीजिएगा तो पहली क्लास में जहां पे ज्योग्राफी का सिलेबस मैंने बताया होगा, फर्स्ट क्लास देखिएगा जिसने नहीं देखा है। तो फर्स्ट क्लास में जब मैं ज्योग्राफी का सिलेबस आपको पढ़ा रहा था, पहले तो पॉलिटी का पूरा मैच कर लीजिएगा, हिस्ट्री का मैच कर लीजिएगा, फिर एक जो बचेगा ज्योग्राफी का। तो जब ज्योग्राफी का आएगा तो वहां पे पहला टॉपिक यही लिखा होगा, ब्रह्मांड, सौर मंडल, तारे, ग्रह और उपग्रह। अभी ये 1 मिनट में होने वाला नहीं है। मैं कल जब क्लास शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं इसको समझाऊंगा, खूब मन भर के पेट भर के समझा लूंगा। मैं सौर मंडल समझाऊंगा, तारे क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, इनके सबके एक एक शब्द के बारे में आपको बताऊंगा। बस बीच में आप मत पूछना, मैं पढ़ा रहा हूं सौर मंडल और आपने पूछा सर जी तारे किसे कहते हैं, वो मैं बताऊंगा। आप मत बीच में पूछना, मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं पता। तो चूंकि कुछ नहीं पता तो मैंने सब लिख रखा है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, A to Z सारी बातें मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, भरोसा रखिएगा। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, कल कई लोग जो जुड़ेंगे हमारे साथ, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। अपने पास ज्योग्राफी में इतने बढ़िया बढ़िया एनिमेशन है, आपको याद होगा हमने हिस्ट्री में बहुत सारे एनिमेशन देखे थे, अभी पॉलिटी में क्या एनिमेशन बनाता, ज्योग्राफी में पूरे एनिमेशन है। और ये एक दिन का नहीं है कि कल मैं बैठ के बना के ले आया, ये 8 9 साल की मेहनत है, वो धीरे 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 बिल्डअप हुई है। आपको पूरा फील आएगा, बढ़िया मजे से आपको ज्योग्राफी कराऊंगा, देखिएगा। सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की कितनी एज है, कितनी उम्र है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। और डिक्टो आपका ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा, इंग्लिश भाषी कुछ लोग होंगे तो उनको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। लेकिन ये आपको बाद में मिलेगा, पहले आपको मेरे से मिलना पड़ेगा। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर क्या करूंगा, चर्चा करूंगा, ये है क्या, इसका मतलब क्या, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये मैं आपको पहले डील करूंगा।
खुद से समझाऊंगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर जी सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, नहीं ज्ञान नहीं दे रहा, ये लिखा हुआ भी है। एक एक बातें मैं आपको समझाता चला चलूंगा, आप समझ लीजिएगा, इधर लिखा हुआ मिल जाएगा, बस नोट्स आपके बन गए राजा बाबू की तरह। और यही तरीका होता है मेरे हिसाब से पढ़ने का, जो मैंने तैयार किया। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी यूनिकनेस होती है, वो हो सकती है, और उस पर मैं कुछ जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो सर आप हमारे गुरु हैं, आप हम लोगों का वही पढ़ाते हैं जो हम लोगों के लिए जरूरी है। आप सीटेट में जो जो आता है वही पढ़ाइए सर जी, थैंक यू। पढ़ाइए, हाँ दिया ना ज्ञान, पढ़ाइए। सही है भैया, वही पढ़ाऊंगा, और कोई आदेश है तो बता दो। तो आज तो आपका क्या हो गया, आज आपका पॉलिटी का जितना डाउट था सारा सॉल्व हो गया। अब पॉलिटी के डाउट मत लाइएगा, अब ज्योग्राफी मन लगा के पढ़िएगा, बढ़िया से अच्छे से ज्योग्राफी करेंगे। फिर किसी दिन डाउट की बात आएगी, आप बोलिएगा, आपके 10-12 क्वेश्चन हो, स्पेशल हम लोग पॉलिटी की क्लास बीच में कर लेंगे, कि बोल दूंगा ऑफिस में कि एक क्लास हमें स्पेशल लेनी है, बच्चों के कुछ डाउट है पॉलिटी के, हिस्ट्री के डाउट है, स्पेशल क्लास कर लेंगे। वो तरीका होता है, और लोग भी खुश होते हैं। कोई भी काम आप सिस्टमेटिक ढंग से करो, हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, है ना। चलो, पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और बाद में लिख लेते हैं, बस यही चाहिए, यही होगा अपने साथ। तो आज की क्लास यहीं पर दाइंड करें, क्या बोलते हो। कोई और डाउट, कोई और समस्या, कोई प्रॉब्लम। पक्का। तो कल हम लोग यही सब शुरू करेंगे, कि हमारा ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड कैसे बनेगा, ये सब आपको पढ़ाऊंगा यार, ये आपको मजा आएगा। सब देख रहे हो कितना सुनहरा शानदार है, जो देखने में इतना अच्छा है तो उसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। चलो, भरोसा रखो, और बीच में बस डिस्टर्ब मत करना, आपसे रिक्वेस्ट यही है। पढ़ाते समय नहीं, पढ़ाने के बाद मैं खुद ही रुकूंगा, आप पूछ लीजिएगा डाउट, बोलूंगा कुछ समझ में नहीं, आप पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, यूट्यूब में आओ सब लोग, यूट्यूब में क्वेश्चन करते हैं, ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है ना।